चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ाया था आप लोग एक बार बता दीजिए। चैट तो नहीं दिख रहा है। चलिए, टॉपिक है आपका गुलाम वंश। और उस गुलाम वंश, चैट नहीं दिख रहा। चलिएगा, टॉपिक कहाँ तक हुआ था बताइए, फिर क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिएगा, गुलाम वंश हुआ था या नहीं हुआ था? भाई थोड़ा नेटवर्क का इशू था। चलिएगा, टॉपिक लिखिएगा। नेटवर्क की इशू की वजह से क्लास आपकी थोड़ी लेट हुई है। टॉपिक लिखिएगा दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में पहला हेडिंग डालिएगा गुलाम वंश। चलिएगा, गुलाम वंश। ये तो टॉपिक हुआ नहीं था। चलिएगा, गुलाम वंश हेडिंग डालिएगा। इसमें 3-4 चीजें हमें पढ़ना है, कहानी की तरह है, बड़ी शानदार टॉपिक है। एक टॉपिक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा टॉपिक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसको बोलते हैं इल्तुतमिश। फिर आपको पढ़ना है रजिया। फिर है टॉपिक आपका बहराम शाह। और इसके बाद आपको पढ़ना है नासिरुद्दीन महमूद। और लास्ट में है जिसको बोलते हैं बलबन। इतने अगर होलिस्टिक डायमेंशंस की हम बात करेंगे तो हमारा टॉपिक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस डायमेंशंस पे, इस अप्रोच पर हमें काम करना है। डायमेंशन आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, फिर लास्ट में हमें बलबन पढ़ना है। इसके बाद आपकी आती है खिलजी, उसे हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आपका स्पष्ट हो गया होगा। वंश के क्रम को मैंने कल कराया हुआ था, चलिए फिर मैं लास्ट में कराऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक हेडिंग डालिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक।
देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसको लाख बख्श कहा जाता है। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसे लाख बख्श कहा जाता है। पहला पॉइंट। क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था, इसलिए इस लाख बख्श भी कहा जाता है। और ये इसको कुरान ख्वा भी कहा जाता है, कुरान ख्वा। क्योंकि बड़ी सुरीली आवाज में जब ये बचपन में था, तो सुरीली आवाज में पूरे कुरान को रट लिया था। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। लिखिएगा, सब लिखते जाइए, कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। और जो कुतुब मीनार इसने बनवाया था, वो बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था। बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था। कुतुब मीनार कहाँ है ये आपको पता ही है, ये दिल्ली में है। और वहीं पर दिल्ली में ही जहां कुतुब मीनार है, वहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ये बातें आपको स्पष्ट हो गया होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुरान ख्वां कहा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण, बख्तियार काकी, 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये गौरी का गुलाम था। ये गौरी का गुलाम था। और 1210 में इसको पोलो खेलते समय मृत्यु हो जाती है। अगली बात भी लिख लीजिएगा, 1210 में पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 फैक्ट मैंने आपको लिखा दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी, लाहौर बनाई थी। ये भी याद रखिएगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा। लाहौर को राजधानी बनाया। इतनी बातें अगर लिख लिए हों तो बताइए। इसको लाख बख्श कहा जाता है, कुरान ख्वां कहा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण किया, बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, गौरी का गुलाम था, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, और लाहौर को इसने क्या किया, राजधानी
बनाया। इतनी बात आपको स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? सुरली या सुरीली? सुरीली है भाई, सुरलीली बोला हूं का? मैंने बोला तो था सुरीली। चलिएगा, क्लियर हो गया? चलिए हेडिंग बनाइएगा, इल्तुतमिश। हेडिंग बनाइए, इल्तुतमिश। लिखेगा इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी अभी कहाँ है जी? इल्तुतमिश। देखिएगा, मैंने एक शब्द बताया आपको, पहला पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था वो गौरी का गुलाम था। क्लियर हो गया? और जो ऐबक था गौरी का गुलाम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का गुलाम था उसका नाम था इल्तुतमिश। अर्थात गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश क्या था? क्वेश्चन बनता है, गुलाम का गुलाम था। ये क्या था? गुलाम का गुलाम था। पहला पॉइंट। तो लेकिन इल्तुतमिश जो था ऐबक से पहले दास्ता की जंजीरों से हट गया था। और इल्तुतमिश को दास्ता की जंजीरों से मुक्ति किसने दिया था? दास्ता की जंजीरों से जो मुक्ति दिया था, उस मुक्ति देने वाले व्यक्ति का नाम था गौरी। अर्थात गौरी ने ही इनको दास्ता की जंजीरों से मुक्ति दिया था। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश गुलाम है ऐबक का, लेकिन ऐबक ने उसको मुक्ति नहीं दिया था, उसको मुक्ति देने का काम गौरी ने किया था, दास्ता की जंजीरों से खत्म किया था। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम वैधानिक सुल्तान था। दूसरा पॉइंट, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। अब कहोगे वैधानिक क्या होता है? वैधानिक क्या होता है? इसने खलीफा से अपने पदों की मान्यता को प्राप्त किया। वैधानिक मतलब इसने खलीफा से, एक एक पॉइंट मैं आपको तोड़ के बता रहा हूं, खलीफा से
अपने पद को प्राप्त किया। खलीफा के पास भेजा कि साहब ये बताओ मैं राजा बन सकता हूँ। जो मुस्लिम साम्राज्य का खलीफा होता है, उस मुस्लिम साम्राज्य के खलीफा ने बोला क्यों नहीं। हालांकि ऐबक खलीफा से मान्यता नहीं लिया था, तो इसलिए ऐबक को कहा जाता है वो संस्थापक था, लेकिन इल्तुतमिश को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आ जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, ये बातें आपको याद होंगी। क्लियर हुआ। देखो जब इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो है जब गद्दी पर बैठा, तो इल्तुतमिश पे गद्दी पे बैठने के सामने उसके सामने बड़ी समस्याएं थी। एक इलबरी तुर्क थे, एक मुइजू मलिक, दो गुट में दरबार उसका बटा हुआ था। और दूसरी चीज भारत में बताता हूं, भारत ये इस तरीके से भारत था, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हमले होने के लगातार डर बने रहते थे। एक नाम मिलेगा चंगेज खां। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश के शासन काल में ही चंगेज जो था इसका समकालीन था। चंगेज अटैक करता है, और जब चंगेज अटैक करता है तो नाम था मंगबरनी। पूरा नाम था उसका जलालुद्दीन मंगबरनी। पूरा नाम था उसका जलालुद्दीन मंगबरनी। चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत के सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा, लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी ने सहायता मांगा था। अपनी भाषा में लिखिएगा, लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी ने सहायता मांगी थी। किससे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को कोई भी सहायता नहीं दिया, देने से मना कर दिया। जब मंगबरनी को सहायता नहीं किया, चंगेज खुश हुआ। चंगेज ने बोला ठीक है, हमारे दुश्मन को तुमने सहायता नहीं किया। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका अंतरराष्ट्रीय संबंध उसको बोलते हैं इसका अंतरराष्ट्रीय संबंध बड़ी स्पष्ट था। और अंतरराष्ट्रीय संबंध में अगर हम बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय रूप से या अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप से अपने साम्राज्य को इन्होंने क्या कर दिया,
बचा लिया। अगर लिब दे गया होता तो मामला हो गया होता खराब। तो ये चीज है, आपको क्लियर हो गया। स्पष्ट हुआ? इतनी बातें मैंने 2-3 चीजें आपको समझाई। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए मेन पॉइंट आपको समझ में आ गया। इतिहास बड़ी खूबसूरत सब्जेक्ट है, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। कहानी है और पॉइंट है, टू दी पॉइंट कहानी है। इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम, दास्ता की जंजीरें, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान, चंगेज के अटैक। ये बातें आपको स्पष्ट हो गया होगा। जब ये गद्दी पर बैठा तो आप लोगों ने सुना होगा तुर्कान ए चहलगामी। इसने एक गठन किया, उसको बोलते हैं तुर्कान ए चहलगामी। चूंकि था क्या कि मैंने बोला तुर्कान ए चहल गामी का गठन किया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनको संतुष्ट करना था। सत्ता में लोगों को संतुष्ट करना बहुत जरूरी था। भाई जाहिर सी बात है, मोइजी मलिक और शमसी मलिक, कुतुबी मलिक, सबके अलग अलग गुट थे। और जब ये बना गद्दी पर, इल्तुतमिश बना, जो इसके विरोधी थे उन विरोधियों को खुश करने के लिए इन्होंने एक चालीसा का गठन किया। उसी को बोलते हैं तुर्कान ए चहलगामी, या चालीसा बोला जाता है। चालीसा का मतलब होता है 40 लोगों का संगठन होता है जो पावर का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। उसी को बोलते हैं दीवान ए चहलगामी या तुर्कान ए चहलगामी। जो 40 लोगों का 40 लोगों का क्या होता है? समूह होता है। क्लियर हो गया होगा। अपने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। लेकिन बाद में जाकर के ये बड़ी मजबूत हो गए थे। आगे चलकर ये धीरे धीरे मजबूत हो गए थे, सत्ता के लिए हानिकारक भी हुए थे। आगे चलकर मजबूत हो गए थे। मैं आगे पढ़ाऊंगा। रजिया को गद्दी पर बैठाने में इन्हीं तुर्कान चहलगामियों का योगदान था। और याकूत से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। वो कैसे था, ये सभी कहानियां पढ़ने में बड़ी मजा आता है। अमीर आखूत, अमीर याकूत बोला जाता है उसको, अमीर आखुर। आखुर मतलब घुड़सवारी का हेड हुआ करता था याकूत। और कहा जाता है कि जब वो घोड़े पे बैठता था, रजिया को घोड़ा सिखाता था चलाने के लिए। अश्व का प्रधान हुआ करता था या अश्वपति हुआ करता था, अमीर आखुर कहा जाता है। रजिया को घोड़े के आगे बैठाता था और अपने पीछे बैठता था। कई इतिहासकारों ने बोला कि उसकी गोद में वो पलती थी।
गोद में उसको बिठाता था, फिर घोड़े को चलाना सिखाता था। इन तुर्कान चहलगामियों को ये बात अच्छी नहीं लगी और इन्होंने गुट बनवाया, और गुट बनवा करके इन्हीं तुर्कान चहलगामियों ने याकूत को मरवा दिया। और याकूत को जैसे ही मरवाया, मैं आगे पढ़ाऊंगा रजिया वाले टॉपिक में इसको, उसको बोलते हैं याकूत। याकूत अमीरे याकूत को मरवाए, लेकिन ये थी खिलाड़ी। फिर जैसे ही याकूत मर गया, अल्तुनिया के साथ क्या करती है, अपने संबंधों को बढ़ा लेती है। अल्तुनिया इसी ग्रुप का था और बड़ी होशियारी के साथ अल्तुनिया से फिर से प्रेम प्रसंग करती है और प्रेम प्रसंग करके सत्ता को प्राप्त कर लेती है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला बन जाती है, वो भी इसी गुट की है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बन जाती है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम क्या, अंतिम भी कह सकते हैं, प्रथम प्लस अंतिम महिला शासिका। पुरुषों के वेश को धारण करती है। ये चीजें थी। तो यहां से था दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम महिला शासिका बनी। इस तरीके से पूरी 3-5 करने के बाद वो शासिका के पद पर क्या करती है, बैठती है। ये टॉपिक आगे भी है आपके, ये चीजें नहीं ओपन करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको ओपन कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। रजिया चलबाज थी, हाँ बिल्कुल चलबाज थी। तभी तो मैंने बोला धोखेबाज निकली तब, हाँ धोखेबाज भी निकली। याकूत के साथ गद्दारी की, फिर अल्तुनिया के साथ गद्दारी की। फाइनली सब लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को ये मिसयूज कर रही है। फिर फाइनली उसको कैथल नामक प्लेस पर भी मार दिया गया था। लूसेंट पढ़ेंगे तो बस कैथल वाली कहानी आपको मिलेगा, और शेष कहानी आपको लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। कभी आप एलपी शर्मा की किताब पढ़ेंगे, वहां पे ये बात ओपन करके उन्होंने लिखा हुआ है। या एक और किताब आती है, बहुत पतली पतली सी किताब आती है एल बालसन साहब की। एल बालसन साहब की किताब पुराने स्टूडेंट पढ़े होंगे। एल बालसन की किताब अगर कोई पढ़ेगा तो एल बालसन की किताब में भी ये बातें लिखी गई है, साफ साफ अक्षरों में लिखी गई है। और एनसीईआरटी में भी ये बातें साफ साफ लिखी गई है कि अल्तुनिया उसका घोड़े का संचालक था। शुरू में उससे शादी करती है, फिर उसके बाद सत्ता की लालच में अन्य से शादी करती है। वो चीजें सही है। तो ये चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें ओपन नहीं होंगी तो फिर कोई मतलब थोड़े ना। यहाँ से ये सब बातें हैं, इन सभी मुद्दों को हम आपको डिस्कस करेंगे। अब तब जाके गद्दी को प्राप्त कर लेता है। और तुर्गान चहलगामी भी मैंने आपको बता दिया। तुर्गान चहलगामी को फिर बाद में तोड़ा भी किसने था, बात आ गई है तो मैं बता दे रहा हूँ। तुर्गान चहलगामी 40 लोगों के गठन, यही समस्याएं बलबन के समय भी थी। जब बलबन गद्दी पर बैठा, वो भी तुर्कान चहलगामी का ही सदस्य था। कल मैं पढ़ाऊंगा इसको। तुर्कान चहलगामी से ही राजा निकल रहे हैं, रजिया भी यहीं से निकली। तुर्कान चहलगामी से बलबन भी निकला। तुर्कान चहलगामी
का सदस्य था। अब ये जब तुर्कान चहलगामी का सदस्य है तो सारी प्रोसेस को वो जान रहा है। बलबन तुर्कान चहलगामी का सदस्य है, सारी चीजों को वो क्या कर रहा है, जान रहा था। इसलिए वो बलबन क्या चाहेगा कि तुर्कान जो चहलगामी है उसको तोड़ा जा सके, और उसको तोड़ने के लिए कई सारे प्रयास किया। और उस प्रयास की दिशा में बलबन ने लक्त और लौह की नीति दिया था। बलबन के सामने बड़ी समस्याएं थी। सत्ता को जब काबिज करता है तो सत्ता बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी। चहलगामी का वर्चस्व था, बलबन एक गुलाम था, और गुलाम को राजा बनता कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया तुर्कान चहलगामी का सदस्य बलबन बना, और ये कैसे प्रोसेस डैमेज किया गया, इस डैमेज करने के क्रम में एक एक पॉइंट मैंने आपको अभी बताया है। कल मैं अभी इल्तुतमिश वाले टॉपिक को थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा, रजिया से जुड़े फैक्ट मैं लिखा दूंगा आपको, फिर उसके बाद रजिया, बहराम शाह, फिर मैं बलबन से जुड़े हुए फैक्ट लिखाऊंगा। कल इस टॉपिक को, गुलाम वंश के टॉपिक को मैं कल एंड करूंगा। फिर उसके बाद खिलजी वंश। आपका सिलेबस आपके ग्रिप में है, ठीक। अगर एक महीने क्लास चल जाएगी तो मेरे तरफ से हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, अभी एग्जाम है भी नहीं तो ज़्यादा तेजी से थोड़ा भागने की ज़रूरत भी नहीं है। आराम आराम से इत्मीनान से चलिए। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आप लोग 9 बजे लाइव क्लास जुड़िए और MCQ प्रैक्टिस सेशन का आनंद लीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।